Hey guys, welcome to Beyond Infinity. This is Shubham Srivastav and I am your biology mentor at this platform. Today, in this video, we will continue our chapter Cell the Unit of Life. इस चैप्टर के अंदर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें बताया जाएगा कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि हमने क्लास 8th में क्लास 9th में जिन जिन बातों को पढ़ा था उसका सिंपली एक रिकॉल करना है इस लेक्चर के अंदर। तो इसको करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर में आगे हमें जिन जिन बातों को देखना है वो सारी बातें इसी टॉपिक के ऊपर आधारित हैं। मतलब ये टॉपिक एक तरह से तुम्हारा बेस होगा, तो बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर और फिर आने वाले वीडियोज़ में हम मेन टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने बताया था तुम्हें पिछले वीडियो में कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और क्यों हम इसे ऐसा कहते हैं इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया था और मैंने तुम्हें बताया था चूंकि सेल ही वो पहला स्टेज है जहां पर हमें लाइफ देखने को मिला था, तो हमने सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार जाकर के फिर से उस वीडियो को तुम देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है सेल की खास बातें। सेल के बारे में तुम क्या जानते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सेल के एक स्ट्रक्चर को तुम ड्रॉ करो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ बातें आएंगी। मैं उन पॉइंट्स को लिखना चाहता हूं कि तुम्हारे ब्रेन में क्या क्या आएगा। तुम्हारे ब्रेन में एक बार सेल वॉल जरूर आएगा, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन में एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगा, फाइन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद तुम्हारे दिमाग में साइटोप्लाज्म का भी आना तय है। साइटोप्लाज्म के बाद तुम न्यूक्लियस को भी अपने दिमाग में लाओगे। न्यूक्लियस के बाद तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सोचोगे। यहां पर तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का ख्याल करोगे। इसके बाद तुम गोल्जी बॉडी की तरफ चलोगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दे दिया गया है। तुम राइबोसोम का ख्याल करोगे, फाइन। तुम लाइसोसोम के बारे में सोच सकते हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर तुम एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाते हो तो तुम्हें इन चीजों से मुलाकात होगी, ठीक है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से सेल में अरेंज करें ताकि एक परफेक्ट सेल का डायग्राम बनकर के तैयार हो जाए वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इनके फंक्शंस को हम रिकॉल कर लेते हैं। सेल वॉल क्या होता है भाई? तो सेल वॉल की अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम जानते हो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल्स में तो नहीं पाया जाता है। एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। ये प्रेजेंट होता है जो लोअर क्लास के एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा, ये तुमको फंजाई में पाया जाएगा, फाइन। ये तुम्हें प्लांट्स में पाया जाएगा, ठीक है। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में ये ज्यादातर एब्सेंट होता है और एनिमल्स में तो ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ओके। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये बेसिकली तुम कह सकते हो ये प्लांट्स में मौजूद है, फाइन। प्लांट्स में भी इनका क्या रोल होता है? तो इनका रोल होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन का रोल होता है। ये प्लांट के सेल्स को बाहरी एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पाया जाता है। इवन कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात दरअसल ये है कि एनिमल्स का ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर मैं एक सेल का डायग्राम इस तरीके से बनाऊं तो अगर ये एनिमल सेल होगा तो ये आउटर मोस्ट ये सेल मेम्ब्रेन होगा, फाइन। अगर मैं इसे प्लांट सेल बोल दूं तो प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट ये सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक तरीके का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। कंप्लीटली फ्लूइड भी तुम नहीं बोल सकते, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर तुम बोल सकते हो। और ये इस सेल के अंदर इस तरीके से भरा होता है, फाइन। ये सेल के अंदर इस तरीके से भरा होता है, थिक स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली सेल का एक एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये एक रूम है हम लोग का, तो ये आउटर मोस्ट में ये तुम्हें जो दीवार दिख रहा है इसे तुम सेल वॉल कह सकते हो, फाइन।
और इसके अंदर साइड जो प्लास्टर हो रखा है या फिर पेंट हो रखा है, इसे तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोच सकते हो। और ये बीच में का जितना भी रूम का जो भी स्पेस है, इसे तुम साइटोप्लाज्म समझ सकते हो। फाइन। तुम इस रूम में क्या करते हो? तुम इस रूम में सोते हो, तुम इस रूम के अंदर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, खाना खाते हो, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है तुम इस रूम के अंदर करते हो जब तक तुम इस घर में हो। फाइन। तो उसी तरीके से मतलब कि तुम्हारा सारा एक्टिविटी इस रूम में कंप्लीट हो रहा है। उसी तरीके से सेल का सारा एक्टिविटीज इस साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एरिना। क्या बोला हमने? सेल्यूलर एरिना। इसे हमने कह दिया सेल्यूलर एरिना। एरिना का मतलब उम्मीद है जानते होगे, अखाड़ा होता है। मतलब WWE का फाइट देखे हो, वो जो रिंग है उसी के अंदर लड़ाई होना है। कभी कभी बाहर हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन मेन लड़ाई उस रिंग के अंदर होना है। तो मतलब जो भी होना है उस रिंग के अंदर उसका डिसीजन होना है। उसी तरीके से सेल के अंदर जितना भी डिस्कशन होना है, मतलब जो भी रिएक्शंस होना है, वो सारा का सारा इस साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। इसलिए सेल्यूलर एरिना इसे हम कहते हैं। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक्चुअली हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। फाइन। इसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होना है वो न्यूक्लियस के परमिशन के बगैर नहीं पॉसिबल है। न्यूक्लियस ही है वो जो सारा डिसीजन लेता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम एक अपने ऊपर इमेजिन करके देखो कि अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहता है कि जाओ अब तुम खाना खा लो। ठीक है। तुम्हें अगर यहां से उठ करके बाहर जाना होता है तो तुम्हारा ब्रेन कहता है उठो चलो बाहर जाओ, तो तुम वैसा करते हो। मतलब ब्रेन तुम्हारे डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेम एक सेल के एक सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो सेल के अंदर अगर राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहा है तो वो ब्रेन के कहने से, तो ब्रेन यहां तो न्यूक्लियस के कहने से, तो यहां पर न्यूक्लियस सेल का ब्रेन हो गया। फाइन। इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यूकैरियोटिक का जीवित रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और लिपिड्स मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं होगा तो फिर सेल कैसे बचेगा? तो इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होता है। आफ्टर दैट यहां पर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को एक तरीके से तुम कह सकते हो पैकेजिंग का काम करता है। बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जिस पर तुम जाकर के www.something.com हुआ है ना, उस पर जाकर के तुम एक मोबाइल फोन ऑर्डर करते हो और एक हफ्ते के अंदर वो मोबाइल फोन तुम्हारे पास होता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो वो वेबसाइट का रोल जो है ये गोल्जी बॉडी करता है। क्यों? ये क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड का सिंथेसिस किया, फॉर एग्जांपल लिपिड का सिंथेसिस किया। इस लिपिड को ये गोल्जी बॉडी रिसीव करेगा। आफ्टर दैट उस लिपिड का ये अच्छे तरीके से पैकेजिंग करेगा। फाइन। उसको पैक करेगा, उसको और अच्छा से एडवांस बना करके ये जहां पर भी रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर, सेल के जिस कॉर्नर में लिपिड की कमी हो रखी है वहां पर ये उसको भेज देगा। तो एक तरीके से ये पैकेजिंग और ये डिलीवरी का काम करता है। राइबोसोम है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम है, ये भी सेल जब डैमेज होता है तब ये अपना एक्शन लेता है। तो इस तरीके से ये कुछ सेल के पार्ट्स हैं जो आपस में मिल करके एक सेल को परफेक्ट बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं और एक सेल का बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो तैयार हो? तो चलो डायग्राम बनाते हैं। एक काम करो, जिन जिन बातों को अभी हमने देखा है सेल के जिन जिन पार्ट्स को, उसको एक बार अपने दिमाग में लाओ। सबसे पहले क्या था? सेल वॉल था। ओके, तो सेल वॉल था तो इस तरीके से उठाओ और इस तरीके से ला करके इस तरीके से गोल 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 लाओ और यहां पर ज्वाइन कर दो। फाइन। और इसको क्या करो? सेल वॉल कह दो। ठीक है, इसको सेल वॉल कह दो। सेल वॉल के बाद क्या था? सेल वॉल के बाद था सेल मेम्ब्रेन। अब एक काम करो, इसके अंदर एक लाइन ऐसे बनाओ, इस तरीके से, ये रहा, और फिर हमने इसे क्या कह दिया? सेल मेम्ब्रेन।
फाइन। इसके बाद क्या था, एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर था, बीचों बीच वो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली हेड है ये क्या है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जुड़ा होता है, ऐसे 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 यहाँ, और इसको हमने नाम दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखो इस तरीके से बनाया, यहां पर भी मैंने एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया। एक डिफरेंस मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन यहां पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर तुम्हें इस तरीके से डॉट 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 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये डॉट 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 स्ट्रक्चर जो है, इस डॉट 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 स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। और इस राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा रफ हो जाएगा, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, स्मूथ है, तो इसे हमने नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दो रेटिकुलम्स के बीच में, न्यूक्लियस के थोड़ा करीब में एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है इस तरीके का, और इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया गोल्जी बॉडी, या फिर हमने इसे गोल्जी एपरेटस का भी नाम दे दिया। बहुत सारे और स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, फाइन। कुछ और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दो, ये हो गया भाई तुम्हारा लाइसोसोम, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा राइबोसोम है ही इसके ऊपर, ठीक है। कुछ राइबोसोम तुमको यहां पर भी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास, और कुछ राइबोसोम तुम्हें फ्री स्टेट में भी मिलेंगे इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ये भी राइबोसोम है। और ये बाकी का तुम्हें ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये जो खाली स्ट्रक्चर है, ये तो तुम जान ही रहे हो ये क्या है, ये है भैया साइटोप्लाज्म। कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर? ऑलमोस्ट ठीक है स्ट्रक्चर है ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर जिसे तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको तुम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे दिमाग में जो भी बातें वो एक बार फटाफट आ जाएंगी, इसको तुम नोट कर लेना, फाइन। और एक बार और हम लोग इसको रिवाइज करके इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, सेल वॉल है। अगर मैं एनिमल सेल यहां पर बनाऊं, अगर मैं तुम्हें बोलूं सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल बनाने, तो यहां पर इस तरीके से एक सेल हम लोग बनाते और यहां पर आउटर मोस्ट में कह देते ये सेल मेम्ब्रेन है, ये रहा बीच में सीधा सीधा न्यूक्लियस हम लोग बनाते, और फिर यहां पर इस तरीके से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते, आरईआर कह लो इसको क्योंकि इसके ऊपर ये डॉट 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 है। यहां पर इस तरीके से कह लो ये एसईआर, हेयर हम लोग इस तरीके से बनाते गोल्जी बॉडी, यहां पर हम लोग बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फाइन। ये तो रहता भैया साइटोप्लाज्म, जान ही रहे हम लोग। और यहां पर फिर इस तरीके से हम लोग कह सकते थे लाइसोसोम, यहां पर हम लोग ये राइबोसोम तो ऑलरेडी हैं ही इसके ऊपर, राइबोसोम समथिंग यहां फ्री स्टेट में भी, और कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो इस तरीके से बनाते हैं। बेसिकली मेरा ये एम था कि मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक सेल में अरेंज कर दूं, सेल के सारे पार्ट्स को, इसलिए मैंने ये डायग्राम तुम्हें बना करके बताया। तो कैसा लगा ये तुम्हें लेक्चर? उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जाकर के अपने बुक को पढ़ना, अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचाना ताकि वो इस बियॉन्ड इन्फिनिटी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।